हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनो आईएएस। माय नेम इज़ देवेंद्र और मैं लाया हूँ आपके लिए पास्ट 46 ईयर्स के ज्योग्राफी पे आए हुए अब तक के जितने क्वेश्चंस 1979 से लेके 2024 के। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल्स पे आए हुए क्वेश्चन। ज्योग्राफी के अंदर सॉइल भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट थीम है। हम ये सारे ही टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आज वाले में सॉइल्स है। अब सॉइल पे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सॉइल पढ़ते वक्त, या सॉइल में आए हुए क्वेश्चंस हमें क्या बताते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस और उसके अंदर जो जो एजेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं तो कैसे इम्पैक्ट करते हैं सॉइल को। ठीक है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि कलर हो गया, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली जितनी एनसीईआरटी में उस तरीके से। उन सॉइल्स का ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। हर सॉइल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कलर हो गया, उसका पेरेंट रॉक हो गया, ठीक है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें रिच है, ठीक है, कौन से क्रॉप के हिसाब से सूटेबिलिटी है, ठीक है। फिर ये भी देखना होता है कि उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, ठीक है। जैसे सॉइल प्रोफाइल, सॉइल स्ट्रक्चर, परमिएबिलिटी उसकी, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर ये सब जानने के बाद सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन, सॉइल का इरोजन, उसके टाइप्स, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का ऑर्डर, ठीक है, गली इरोजन पहले हो रहा है या शीट हो रहा है पहले। फिर उसके बाद कि एसिडिक सॉइल, सॉइल एसिडिक कैसे बन रही है, तो क्या क्या करने से सॉइल एसिडिक हो जाती है और क्या करे कि सॉइल को रिक्लेम कर लिया जाए, या मेथड्स जहाँ से सॉइल डिग्रेडेशन को रोका जा सके। ऐसे ही सैलिनिटी कैसे बढ़ रही है सॉइल में, एल्कलिनिटी, डेजर्टिफिकेशन, ओवरऑल सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स, जो टेक्निक्स, रेमिडिएशन टेक्निक्स है, वो पता होना चाहिए कि एल्कलाइन सॉइल है तो क्या ऐड करें, है ना। एसिडिक सॉइल है तो लाइम ऐड करना है नहीं करना है, मतलब वो सारी चीज़ें। और सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स, जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे मोर क्रॉप पर ड्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी रिलेटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं। और इसका जो सॉइल का एक हिस्सा है जो एनवायरनमेंट में कवर होता है, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे यूएनसीसीडी वगैरह वगैरह। तो हम ज्योग्राफी रिलेटेड जो सॉइल का पार्ट है वो हम कवर करेंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन 1979 में पूछा जाता है कि रिसेंटली फाउंड दैट एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ। तो सॉइल की एसिडिटी कैसे बढ़ रही है? ऑप्शन दिया हुआ है, लीचिंग अवे ऑफ बेसिस, बेसिस का लीच डाउन हो जाना, इंक्रीज यूज ऑफ अमोनिया, इंक्रीज यूज ऑफ यूरिया, इंक्रीज यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट। तो ये तो हो गए फर्टिलाइजर, ये सारे सारे काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स है कि इनका ज़्यादा यूज़ करने से हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लीचिंग अवे ऑफ बेसिस। अब आपको पता होना चाहिए कि यार एसिडिटी या सॉइल का एसिडिक होना का कंसेप्ट क्या है। तो मैं एक बार कंसेप्ट बता दूंगा, फिर हम इस पे आ जाएंगे, तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। देखिए, सॉइल एसिडिटी का मतलब है कि आपका वहाँ पे सॉइल के अंदर H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ठीक है। अब सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर कुछ एसिडिक कैटायंस होंगे, कुछ एसिडिक कैटायंस है, कुछ बेसिक कैटायंस है। तो अब जब एसिड और बेस में डिसबैलेंस हो जाएगा, अगर मान लीजिए एसिडिक चीज़ें ज़्यादा हो गई, बेस कम हो गया, तो ओवरऑल जो भी कंपोनेंट होता है वो एसिडिक हो जाता है। और सिमिलरली गोज विद बेसिक, अगर ज़्यादा हो गया और एसिड कम हो गए तो ओवरऑल बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एसिडिक कैटायंस कौन कौन से होते हैं जनरली सॉइल के अंदर? एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्रोजन, आयरन। तो ये टाइप के जो भी कैटायंस होते हैं इनका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, ये एसिडिटी बढ़ाते हैं अगर ये बढ़ गए तो। बेसिक कैटायन कौन कौन से हो गए? जैसे कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो सॉइल को आप एल्कलाइन बना रहे हैं, मतलब बेसिक बना रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एसिडिक सॉइल बनने के लिए क्या होगा कि कौन कौन से कॉजेज है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज है जिससे सॉइल एसिडिक हो रही है। एक तो लीचिंग अवे ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स या लीचिंग अवे ऑफ बेसिक कैटायंस, ठीक है, या ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गई, ज़्यादा इरिगेशन कर दिया आपने, तो क्या होगा कि जो बेसिक कैटायंस है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब लीच हो जाते हैं। लीच का मतलब ये हो गया कि ये सॉइल हो गई, ठीक है, यहाँ पे आयंस है, वाटर आया, वाटर नीचे जा रहा है, तो नीचे अंडरग्राउंड में लीचिंग हो गई, ठीक है, ये नीचे चले गए, टॉप सॉइल से नीचे चले गए सब सॉइल में। तो बेसिकली बेसिक कैटायंस की डेफिशिएंसी हो गई और एसिडिक कैटायंस ज़्यादा हो गए,
लीचिंग होने से बेसिक न्यूट्रिएंट के, तो इसलिए ओवरऑल एसिडिटी बढ़ गई सॉइल में। या फिर आप है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं तो बहुत सारे एसिड फॉर्म करते हैं, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप के एसिड, फिनोलिक एसिड। तो जहाँ जहाँ पे फर्मेंटेशन और इस तरीके की ऑर्गेनिक चीज़ें डिकम्पोज हो रही होती है, अगर ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ा सकता है। एसिडिक फर्टिलाइजर, जितने भी आपके यूरिया बेस, अमोनिया बेस फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं। अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ये लोग रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं, जस्ट एक इमेज से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यूरिया, अमोनिया और इस टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। तो NH4 कन्वर्ट्स इनटू NO3 नाइट्रेट और 2 हाइड्रोजन। अब मान लीजिए ये नाइट्रेट लीचिंग हो गई इसकी वाटर के साथ, एक्सेस इरिगेशन की हो गया या जो भी, तो ये लीचिंग डाउन हो गई, तो ये एक्स्ट्रा बच गया। तो इससे क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और कंसंट्रेशन बढ़ गया हाइड्रोजन आयन का, तो ओवरऑल एसिडिक हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपका एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से आपकी एसिडिटी आ जाती है सॉइल के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर कुछ हो सकता है कि कुछ पेरेंट रॉक ऐसा हो, कुछ ऐसे पेरेंट रॉक होते हैं जिनके मिनरल्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एसिडिक लावा से बनेगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट से बनने वाली जो सॉइल होगी वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होगी। ठीक है, बल्कि बसाल्ट से बनने वाली जो होगी वो एसिडिक नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार पेरेंट रॉक पे भी डिपेंड करता है, और फिर एसिड रेन वगैरह ये तो हम जानते हैं। तो अब देखो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, समझने के बाद हमें कंसेप्ट पता चला। जो कंसेप्ट है ओवरऑल कि एसिडिक और बेसिक आयंस जो है, अगर आप बेसिक आयंस को कम कर देते हैं या उनकी लीचिंग करवा देते हैं तो आपकी सॉइल एसिडिक हो जाएगी। तो बेसिकली लीचिंग अवे ऑफ बेसिस। ठीक है, अब लीचिंग अवे ऑफ बेसिस की वजह से आपका एसिडिटी बढ़ती है सॉइल के अंदर। अब बात ये आती है कि फर्टिलाइजर से भी तो होता है ना, ये सब भी कॉजेज है एसिडिटी बढ़ाने के ही, इन सब से भी एसिडिक हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज या इंक्रीज यूज करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका खून लाल क्यों है, तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ काटते हैं तो लाल निकलता है, ऐसे नहीं। आप ये कहोगे कि हाँ हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और लाल कलर देता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली द अल्टीमेट आइडिया इज कि बेसिस का कम हो जाना या लीचिंग अवे ऑफ बेसिस से एसिडिटी बढ़ती है, ये सब भी उसी में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये अल्टीमेट आइडिया है। तो ये सारे सबसेट है इसके, मेजर जो कंसेप्ट है वो ये है, इसलिए आंसर इसका होगा ए। तो ये पता हो गया। अब बात ये है कि है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कोई भी सॉइल डिग्रेडेशन का कुछ भी हो रहा हो तो आपको उसका रेमिडिएशन मेथड या उसको रिक्लेमिनेशन मेथड पता होना चाहिए कि अब एसिडिक हो गई चलो सॉइल, अब उसको कैसे किया जाए कि वापस न्यूट्रल लाया जाए, तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही सभी चीज़ों में तो यहाँ पे जैसे तरीके दे रखे हैं कि हाँ आप लाइम का यूज़ कर लीजिए, डोलोमाइट का यूज़ कर लीजिए, वुड ऐश या बेसिक स्लैग का यूज़ कर लीजिए जैसे आयरन स्टील से आता है जो, या आप एक्सेस फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब मत करिए। तो ये सारे तरीके जिससे आप सॉइल की एसिडिटी रिड्यूस कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं इनके साथ साथ। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत सारी हिंदी माध्यम छात्रों की डिमांड के हिसाब से हमारा हिंदी का बैच आ रहा है जो कि 13 अप्रैल से चालू होने वाला है, जिसमें आपको व्यक्तिगत मेंटरशिप मिलती है, रोजाना उत्तर लेखन पे सिखाया जाता है, क्लास होने के बाद उत्तर लेखन करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक फाउंडेशन बैच आ रहा है हिंदी मीडियम का। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा 1979 में कि लेटराइट सॉइल इज यूजुअली नॉट फाउंड इन इंडिया इन। लेटराइट सॉइल मैंने जैसे बताया था कि सॉइल के अंदर आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी ध्यान देना होता है, उस टाइप ऑफ सॉइल का। तो देखिए लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल के बारे में आपको पता होगा तो आप ये जरूर जानते होंगे कि हाँ इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की ज़रूरत है लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें लीचिंग होती है। लीचिंग किसकी होती है लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन में, या लेटराइजेशन प्रोसेस जिसे बोला जाता है। मान लीजिए ये सॉइल है, टॉप लेयर है आपकी, तो लीचिंग होगी आपकी यहाँ पे सिलिका और कैल्शियम या लाइम जैसे मिनरल्स की, और ऊपर क्या रह जाएगा आपका एल्यूमिनियम आयरन। टॉप सॉइल में आपका रह जाएगा एल्यूमिनियम आयरन, और लीचिंग हो जाएगी सिलिका और लाइम कैल्शियम जैसे मिनरल्स की। तो ऊपर की चीज़ हार्ड हो जाती है, हार्ड पैन बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे लेटराइट सॉइल फॉर्म हो रही है। हालांकि हम जानते हैं कि लेटराइट सॉइल कहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, तो आप देखिए कि हाई टेम्परेचर, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं आ पाएगा उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर दोनों एक साथ कंडीशन नहीं आ पा रही होगी। अगर मान लीजिए आप ऐसे भी दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मली एक आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 70 में 11th क्लास की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी में
आप देख पाएंगे कि ये आपकी लेटराइट सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे कचाहार हिल, बरेल रेंज, मेघालय प्लेट्यू, इधर आप देख पा रहे होंगे ईस्टर्न घाट पे कुछ कुछ जगह पे, वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे, ठीक है, अरावली के आसपास, यहाँ मध्य प्रदेश में सतपुरा, ये सारे रीजन्स के आसपास थोड़ा थोड़ा आपको लेटराइट सॉइल मिल जाएगी। तो उससे आप देखिए, अब जैसे कश्मीर रीजन, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीर रीजन में आप हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपका आंसर तो यही हो गया। और जैसा आपने मैप में देखा, वेस्टर्न घाट में भी था, ईस्टर्न घाट में भी था, मेघालय प्लेट्यू पे भी था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बेसिकली कश्मीर रीजन, जहाँ पे आप हाई टेम्परेचर एक्चुअली अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप हाई टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप लेटरलाइजेशन जो प्रोसेस है जिससे लेटराइट सॉइल बन रही है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रिड्यूसिंग मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, रिड्यूसिंग सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। जैसे मैंने बताया था आपको बार बार कि जो सॉइल डिग्रेडेशन के जितने भी तरीकों से सॉइल डिग्रेड हो रही है, चाहे एसिडिक हो रही हो, सलाइन हो रही हो, एल्कलाइन हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है, मेथड क्या है जिससे बचाया जा सकता है ना, कौन से फैक्टर से होती हैं वो, ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए रिड्यूसिंग सैलिनाइजेशन। अब सैलिनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए सॉइल सैलिनाइजेशन का मतलब है कि आप सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स का अक्युमुलेशन होना ज़रूरत से ज़्यादा। तो अक्युमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे सॉल्ट सोडियम का हो सकता है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इन सब के सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो अब ये एक्युमुलेट हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, प्लांट ग्रोथ, डेजर्टिफिकेशन वगैरह हो सकता है अगर आपने इसको चेक नहीं किया। तो अब ये हो क्यों रहा है, पहली चीज़ कि आप ज़्यादा इरीगेट कर रहे हैं। ज़्यादा इरीगेट करने से क्या होगा कि एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया में अगर आप ज़्यादा इरीगेट करते हैं तो इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने से सॉल्ट, पानी तो उड़ गया बट सॉल्ट तो वहीं रह जाएगा, तो सॉल्ट एक्युमुलेट होने लगेगा, ठीक है। तो द सॉल्ट इज डिपॉजिट इन द सॉइल। फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो रही है तो वहाँ पे भी सॉल्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इवापोरेशन तो हो रही, पानी थोड़ा थोड़ा तो जा ही रहा बट सॉल्ट तो नीचे छोड़ता हुआ चला जा रहा है, वाटर लॉगिंग। या फिर आप फर्टिलाइजर बहुत यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में भी, क्योंकि फर्टिलाइजर खुद में भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है, केमिकल्स होते हैं वो सॉल्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर करेंगे आप, एक्सेसिव आपको इरिगेशन भी देना पड़ेगा, एंड सो फोर्थ। एक दूसरे के ये पूरक है एक तरह से। नेचुरल कॉजेस, जैसे एरिड रीजन में हाई इवेपोरेशन होता है इसलिए सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सी वाटर इंक्लूड हो गया हो कोस्टल एरिया में खासकर, ठीक है, आप देखेंगे तमिलनाडु कोस्ट और इधर केरला कोस्ट, ठीक है। तो कोस्टल एरिया जैसे कि उसारा सॉइल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सलाइन सॉइल को उसारा सॉइल बोलते हैं केरला की तरफ। तो सी वाटर इंट्रूजन वगैरह से भी, तो ये मोटा मोटा सैलिनिटी बढ़ती है, ठीक है, इन सबसे। अब सैलिनिटी बढ़ तो गई, अब सैलिनिटी को कम करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़ कि आप जिप्सम का एप्लीकेशन करिए, जिप्सम आप डाल दीजिए, बिखेर दीजिए। तो जिप्सम क्या करता है ना, जो सोडियम होता है ना, क्योंकि सैलिनिटी बढ़ रही है तो मोस्टली सोडियम के सॉल्ट, मैग्नीशियम, ये सब सॉल्ट मेजर मात्रा में होते हैं, मेजरली सोडियम। तो सोडियम को रिप्लेस कर देता है कैल्शियम, क्योंकि जिप्सम खुद ही Ca कैल्शियम का सल्फेट होता है, ठीक है, CaSO4.2H2, तो कैल्शियम रिप्लेस कर देता है सोडियम को। या फिर आप जो है ड्रेनेज अच्छा कर दीजिए जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, सॉल्ट बिल्डअप ना हो। या फिर आप फ्रेश वाटर से लीचिंग कर दीजिए, बहुत सारा फ्रेश वाटर आप, जिससे सॉल्ट वॉशअप होकर या उसके साथ बह के निकल जाए। या फिर आप मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग देखिए, मल्चिंग में क्या है कि आप ऑर्गेनिक कुछ डाल सकते हैं, जैसे ग्रीन मैन्योर, जैसे कि राइस हस्क, तो राइस की तूड़ी, ठीक है, गेहूं की तूड़ी, इस तरीके से राइस हस्क डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो क्या करेंगे, एक तो इवापोरेशन को कम करेंगे, क्योंकि इवापोरेशन होगा तो पानी तो चला गया, सॉल्ट नीचे रह गया, ठीक है। तो एक तो इवापोरेशन को कम करेंगे, एक लेयर बना देंगे जिससे डायरेक्ट सनलाइट से इवापोरेशन नहीं हो रहा होगा। सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वो इंप्रूव होगी, तो पानी अच्छे से पर्कुलेट हो पाएगा और सॉल्ट्स को नीचे लीच डाउन कर पाएगा, सॉल्ट वहीं पे नहीं बिखरे रहेंगे, ठीक है। तो वही सॉल्ट कंसंट्रेशन का कम करना नियर रूट जोन। अब रूट जोन, अब सैलिनिटी से क्या हो रहा है ना कि रूट जोन के आसपास सॉइल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उससे रूट्स पानी नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। तो ये रहेंगे तो रूट जोन के आसपास का सॉइल कंसंट्रेशन को कम करेंगे, क्योंकि ये खुद भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, दे आर गुड एट एब्जॉर्बिंग वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाइंड विद सोडियम, सोडियम हटा दें, माइक्रोब्स
कुछ माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक चीज़ें जहाँ होती है तो वहाँ पे फंजाई बैक्टीरिया पनपते हैं, और वो भी फर्दर जो भी सॉल्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो फंजाई बैक्टीरिया वगैरह वो उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये इरिगेशन कंट्रोल करें, क्रॉप रोटेशन, अफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि मल्चिंग, राइस हस्क, स्प्रेडिंग ऑफ हस्क ऑन द सॉइल, ये मल्चिंग वाला पार्ट हो गया। अभी हमने देखा कि हाँ मल्चिंग से सैलिनिटी कम होती है। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एक्सटेंसिव, अब इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अब ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अब पता होना चाहिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपने क्या है रिड्यूस करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो सैलिनिटी बढ़ सकती है उससे। ठीक है, तो ये दोनों ही खत्म हो गए, और ये तो ऑलरेडी है और डी हो ही नहीं सकता, तो आंसर वुड बी ए। ठीक है, आप कमेंट में करके बताइए मुझे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में फ़र्क क्या है। इंडिया के अंदर या इंडिया चाइना जैसे रीजन्स में इंटेंसिव फार्मिंग होती है या एक्सटेंसिव होती है, और यूएस इस साइड एक्सटेंसिव होती है या इंटेंसिव होती है, ये आप कमेंट में करके बताइए मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट हो रही है तो मैं आपको बोलूँगा कि काफ़ी पेशेंस रखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है हर एक ऑप्शन को, तो थोड़ी सी लंबी बनेगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1980 में पूछा जाता है कि हैवी रेनफॉल अफेक्ट सॉइल बाय। अब हैवी रेनफॉल होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए वो एरिड एरिया है जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए बाद में, तो सैलिनिटी बढ़ा देगा वो। दूसरी चीज़, हैवी रेनफॉल से क्या होगा, लीचिंग होगी, लीचिंग ऑफ बेसिक आयंस, तो उससे एसिडिटी भी बढ़ा देगा वो सॉइल की। तो हैवी रेनफॉल से ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, वाटर लॉगिंग होगी, ये सारी चीज़ें है ना। तो ओवरऑल ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, मतलब डिपेंड्स ऑन द कंडीशन क्या है। तो बेटर जो आंसर है वो है रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी। आफ्टर ऑल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही होगी, चाहे वो एसिडिक हो रही हो चाहे अल्कलाइन हो रही हो, है ना, क्योंकि हैवी रेनफॉल से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यू कैन नॉट चूज बिटवीन ए एंड बी, ये है नहीं। तो द अप्रोप्रिएट आंसर इज रिड्यूसिंग इट फर्टिलिटी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि रेनफॉल से एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि ये लीचिंग ऑफ बेसिक, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था आपको। ठीक है, एक्सेस इरीगेशन और इन सब से ये भी बताया था, सैलिनिटी एल्कलिनिटी बढ़ती है सॉइल की। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले कुछ क्वेश्चन में, कि जिप्सम डालने से क्या होगा। ठीक है, कोई सॉइल डिग्रेडेशन की एक प्रॉब्लम थी जिसका एक सोल्यूशन था कि जिप्सम आप ऐड कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, टू इंक्रीज द एल्कलिनिटी, तो एल्कलाइन है और ज़्यादा आपको एल्कलाइन बनाना है, ये नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिप्सम ऐड करने से यू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ सलाइन सॉइल या एल्कलाइन सॉइल, यू रिक्लेम इट। ठीक है, तो टू डिक्रीज द एल्कलिनिटी, ये इसका आंसर है। एसिडिटी के वक्त हमने पढ़ा था कि क्या कर सकते हैं हम, लाइम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सॉइल में एसिडिटी हटानी हो आप एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइम। ठीक है, और भी चीज़ें बताई थी मैंने, स्टील स्लैग, ठीक है, वुड ऐश, डोलोमाइट, है ना, इस टाइप की चीज़ें, तो यू कैन यूज़ दिस। जिप्सम इज एडेड, नो, जिप्सम इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब वो होता है वो सारे केमिकल कंपाउंड जो इंसेक्ट को मारने में हेल्प करते हैं, क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट्स लगते हैं। तो द आंसर इज टू डिक्रीज द एल्कलिनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडियन फार्मर्स प्लो देयर फील्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन टू क्रॉप्स, वाई। तो हम दो क्रॉप्स के बीच में प्लोइंग क्यों करते हैं, मतलब बेसिकली हल क्यों चलाते हैं खेत में। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप सॉइल लूज फॉर फर्दर कल्टिवेशन। आपको पता है कि जब हल चलाया जाता है खेत में तो जो सॉइल जो ऊपर होती है, जो हार्ड बन चुकी होती है, वो थोड़ी थोड़ी अब लूज हो जाती है। ठीक है, सॉइल का एरिएशन बढ़ जाता है। सॉइल एरिएशन मतलब दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर का आना। ठीक है, तो कीप द सॉइल लूज फर्दर, यस। ठीक है, आप अगर सॉइल लूज नहीं होगी तो आप उस पर सीड की बुवाई नहीं कर पाओगे, आप सीड और या जो भी है सीडलिंग्स प्लांट नहीं कर पाओगे आप। टू इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, पोरोसिटी का मतलब होता है कि डिस्टेंस या स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। मान लो ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल, तो ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस, दिस इज सॉइल पोरोसिटी। मोर द पोरस द सॉइल, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज लेस। तो टू इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, पोरोसिटी का होना एक ज़रूरी भी है एक हद तक, कि वहाँ पे सॉइल एयर आ पाए, मतलब सॉइल एरिएशन हो पाए, वहाँ तक पानी अच्छे से परकोलेट कर पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक हद तक सॉइल पोरोसिटी इंक्रीज होनी है, क्योंकि एक बार आप जब कल्टीवेट कर लेते हैं तो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है। उस हार्ड टॉप लेयर को फिर वापस हल चलाना होता है, यू हैव टू प्लो इट सो दैट कि वो लूज हो पाए, थोड़ी सी पोरोसिटी उसमें इंक्रीज हो पाए। ठीक है, टू एस्केप ड्राउट,
तो सूखे से बचने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने प्लो कर दिया तो सूखे से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो प्लोइंग एंड ड्राउट हैज नथिंग इन रिलेशन विद, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इलॉजिकल है। टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, यस, क्लॉगिंग हार्ड अगर होगी टॉप लेयर ऑफ सॉइल तो क्लॉगिंग हो जाएगी, मतलब वाटर आप डालेंगे तो क्लॉग्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस हो जाएंगी। तो क्लॉगिंग भी रोकने के लिए आपको ज़रूरत है। तो आप बेसिकली 1, 2 एंड 4 वुड बी द राइट आंसर। अब देखो प्लोइंग से होता क्या क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ कि प्लोइंग से होता क्या है कि सॉइल एरिएशन आपका बढ़ता है, जिससे बेटर ऑक्सीजन मिल पाए आपके रूट्स को। वीड्स जो होती है खरपतवार, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स जो आपको नहीं चाहिए उस वक्त, ठीक है। आप गेहूँ उगा रहे हैं और बीच बीच में कुछ और भी उग रहा है, तो आप वीड्स को भी हटा देता है, उनके जो सीड्स या वीड्स के जो रूट्स वूट्स जो बच जाते हैं जिनसे फ्यूचर में वीड्स उगाएंगे, तो उन सबको भी हटा देता है। जो सॉइल हार्ड बन चुकी होती है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ताकि रूट अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए, वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाए। सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए पेस्ट डिसीज, कुछ इंसेक्ट के एग होते हैं, लार्वा वगैरह, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है प्लोइंग से। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में प्लोइंग करनी चाहिए। तो बेसिकली उस हिसाब से हम देखेंगे तो इन ऑर्डर टू कीप सॉइल लूज फॉर फर्दर कल्टीवेशन, यस, लूज होगी सॉइल प्लोइंग करने से, हल चलाने से, तो आप प्लांटेशन कर पाएंगे, जो सीड्स होंगे उनसे जो रूट्स निकलेंगे उनको बेटर एयर मिल पाएगी, है ना, और वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो यस, टू इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, यस, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, यस, टू एस्केप ड्राउट, नो। टू 1, 2, 4 आंसर हो गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पैडी पर यूनिट वाटर कंजम्पशन कैन बी बेस्ट अचीव इन। तो पैडी क्या होता है, पैडी मतलब राइस होता है, तो चावल की खेती को पैडी कल्टीवेशन बोला जाता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है आपको राइस का पर यूनिट वाटर, जितना आप वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो कौन सी सॉइल में बेस्ट अचीव होगा ये? नॉन पोरस सॉइल, नॉन पोरस सॉइल। अब पोरस का मतलब मैंने बताया था, जगह होनी चाहिए, पोरस स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉन पोरस हो गई सॉइल, मतलब सॉइल से कुछ भी पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग सही नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो सॉइल बिल्कुल नॉन पोरस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी क्रॉप के कंटेक्स में, ये वैलिड है। पोरस सॉइल, अब देखिए राइस के लिए क्या चाहिए होता है ना, राइस में आपको, जैसे आप राइस आपने देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है राइस में, है ना, हल्का सा ऊपर पानी चाहिए होता है। तो पोरस सॉइल होगी, तो पोरस सॉइल्स क्या होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी होती है बहुत ही कम, जैसे कि सैंडी सॉइल, तो आप पानी डालेंगे तुरंत पानी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये भी नहीं चाहिए राइस के लिए। फिर इम्परवियस सॉइल, इम्परवियस सॉइल का मतलब वही हो गया नॉन पोरस सॉइल। इम्परवियस सॉइल मतलब जो परमिएबल नहीं है, परमिएबल मतलब जो वाटर को पास होने दे, तो इम्परवियस सॉइल का मतलब हो गया जो वाटर को पास नहीं होने देगी, तो एग्जैक्टली पोरस की तरह हो गई है, ये भी नहीं चाहिए हमें। सॉइल दैट अलाउस स्लो परकुलेशन, स्लो, ऐसी सॉइल जो स्लो परकुलेशन अलाउ कर रही है वैसी ही सॉइल चाहिए हमें। तो आप देखेंगे राइस के कंटेक्स में, तो नॉर्मली आपको क्लेई लोमी सॉइल चाहिए परफेक्टली, ठीक है, ऐसी सॉइल जिसमें क्ले कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। लोमी सॉइल का मतलब होता है जहाँ पे क्ले, सैंड और सिल्ट तीनों ऑलमोस्ट बराबर कंपोजिशन में होती है, और क्ले लोमी का मतलब क्ले थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंटेक्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो आपको ऐसी सॉइल चाहिए जो स्लोली आपका परकुलेशन करे, बिल्कुल परकुलेशन ना करे ये भी नहीं चाहिए, और पोरोस हो बिल्कुल, जो बिल्कुल परकुलेट कर दे वो भी नहीं चाहिए आपको, तो ऐसी वाली चाहिए। 1982 कंटूर बंडिंग। अब कंटूर बंडिंग ये क्वेश्चन जो है 2013 में भी आया, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आया, बस ये बोल दिया गया कंटूर बंडिंग इज यूज्ड, बीच में डाल दिया गया सॉइल कंजर्वेशन मेथड, बस बीच में ये डाल दिया, और 2013 में एग्जैक्टली इसे रिपीट कर दिया गया। तो बेसिकली कोई स्टूडेंट 2012 में प्रिपेयर कर रहा होगा और उसने 1982 का पीवाईक्यू देखा होगा, तो 13 में उसके लिए बिल्कुल बहुत ही ईजी रहा होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है कि आप जितने साल के पीवाईक्यू कर पाए उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो कंटूर बंडिंग इज यूज्ड फॉर, अब देखिए पहले तो आप ये जानिए कि कंटूर होता क्या है। कंटूर का मतलब होता है लाइन जॉइनिंग सेम एलिवेशन पॉइंट्स या सेम हाइट वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। बंडिंग में बंडिंग का मतलब क्या होता है, बंड होता है एक बैरियर जो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल। नॉर्मली आर्टिफिशियल बैरियर हम क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर के कंटेक्स में, जैसे मान लीजिए ये खेत है तो आपने यहाँ पे एक बंड बना दिया, ये खेत है मान लीजिए, तो एक बैरियर बना दिया
जिससे पानी फ्लो होता हुआ रुक जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे स्लोली स्लोली जाएगा, फिर आगे एक और आपने ऐसा ही बंड क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया बंडिंग। अब आते हैं सीधा कि कंटूर बंडिंग है क्या, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि होता क्या है। तो आप जब 8th क्लास की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कंटूर प्लोइंग करके कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए कंटूर प्लोइंग, ठीक है। तो कंटूर बंडिंग क्या होता है कि ऐसे ऐसे सिमिलर हाइट वाले जितने भी एलिवेशन पॉइंट है उन पे बंड बना दिए जाते हैं। एक तरह से टेरेस फार्मिंग जैसा ही होता है, बट टेरेस में आपको टेरेस क्रिएट करने होते हैं एज अ स्टेप। कंटूर बंडिंग में आपको बंड क्रिएट करने होते हैं ऑन द सेम एलिवेशन पॉइंट्स, मतलब ऑन द सेम कंटूर, तो आप बंड बनाते हैं ऐसे। तो ये होता है नॉर्मली हिली एरियाज में काम आता है कंटूर बंडिंग या टेरेस फार्मिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं हिली एरियाज में। तो कंटूर बंडिंग इज यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। टू स्टॉप विंड्स इन सैंडी डेजर्ट, यहाँ पे आपको शेल्टर बेल्ट बनानी पड़ेगी। शेल्टर बेल्ट कुछ नहीं होता, जैसे ये खेत है तो खेत के इधर बहुत सारे आप जो है लाइन से वो बना दीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज़ करते हुए, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज, तो ट्रीज से एक शेल्टर बेल्ट बन जाती है। तो वो हवा के साथ जो इरोजन हो रहा होता है सॉइल का वहीं पे रोक देता है वो। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स बीच बीच में ट्रीज की आपने देखा ही होगा, लोग मेड़ जो होती है फार्म की खेत की, वहाँ पे लोग पेड़ लगाते हैं। तो इसके लिए शेल्टर बेल्ट हो गया। टू इरिगेट डेजर्ट एरिया, इसके लिए आपको तो बावड़ी जौहड़ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, टैंक टाँके इस तरीके के पॉन्ड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। नन ऑफ द अबव की वो रहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ रहा है 1984 में कि माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देखो जब सॉइल में आप न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, हम दो तरह के न्यूट्रिएंट देखते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैक्रो और माइक्रो है क्या। तो मैक्रो वो होते हैं जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आपने देखा होगा एनपीके फर्टिलाइजर सुना होगा, तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये हो गया आपके एनपीके। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ध्यान रखना मैग्नीशियम है मैग्नीज नहीं है, ठीक है, सल्फर, ये हो गए मैक्रो एलिमेंट्स आपके, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत कम अमाउंट में आपको चाहिए, ठीक है, सॉइल के अंदर नहीं है तो अलग से फर्टिलाइजर के रूप में डाल दिया जाता है। आयरन मैग्नीज और मैग्नीशियम डिफरेंस है, जिंक कॉपर बोरोन मोलिब्डेनम क्लोरीन वगैरह। तो आयरन मैग्नीज जिंक कॉपर ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे माइक्रो में कौन से दे रखे हैं, जैसा आपको पता है अभी देखा हमने नाइट्रोजन कैल्शियम ये सब मैक्रो है, तो ये नहीं हो सकता। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश मैक्रो है। आयरन कैल्शियम, तो कैल्शियम पोटैश मैक्रो है, आयरन माइक्रो है, तो ये भी नहीं हो सकता। मैग्नीज कॉपर जिंक ये तीनों के तीनों माइक्रो है। मैग्नीशियम मैक्रो है, मैग्नीज माइक्रो, तो द आंसर वुड बी डी। फिर आप देखिए मैसिव डिफॉरेस्टेशन कॉजेस, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या होगा, 1986 में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए पेड़ थे, ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, डिफॉरेस्टेशन वाला आपने बेसिकली पेड़ों को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो मैसिव डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन, पहला ऑप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पेड़ों के रूट्स होते हैं तो दे बाइंड सॉइल पार्टिकल्स और दे प्रिवेंट एक तो सॉइल इरोजन, ऑल्सो वो लोग जो भी रन ऑफ वाटर आ रहा होता है उसकी स्पीड भी कम कर देते हैं, तो उससे भी सॉइल इरोजन कम होता है। तो एक तो ये कि हाँ ठीक है, अगर ये डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट नहीं रहे तो सॉइल इरोजन होगा, बात सही है। फैमीन, अब डिफॉरेस्टेशन से फैमीन होगी नहीं होगी इस पे कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्लड होगा नहीं होगा इस पे भी कुछ कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता, अनलेस एंटिल वहाँ पे इतनी बारिश हो रही हो, बारिश ही नहीं हो रही तो फ्लड आएगी कहाँ से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इट विल अल्टीमेटली कॉज, हाँ जहाँ पे बारिश हो रही है डिफॉरेस्टेशन हो गया वहाँ फ्लड आएंगी, तो ये भी कंक्लूसिव नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो अल्टीमेटली एक चीज़ बिल्कुल कंक्लूसिवली कही जा सकती है, हाँ डिफॉरेस्टेशन होगा तो पक्का सॉइल इरोजन तो हो गई, तो ए वुड बी द आंसर। 1986 में पूछा जा रहा है the correct order of increasing size of the grains of the soil particles। तो देखिए सॉइल पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेन्स के जो नाम है मोस्टली आप सॉइल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ तो सैंड दिख गई आपको, कुछ सिल्ट, कुछ क्ले और कुछ ग्रेवल जैसे कंकड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजरली होता है सॉइल के अंदर
तो आप जब भी, जैसे कि आप जब सॉइल पढ़ते हैं तो सॉइल का जो कंपोजिशन है, तो उसमें अगर आपने देखा होगी, मान लो सैंड, इधर क्ले, सिल्ट, अगर इसका यहाँ बीच वाली इक्वल प्रोपोर्शन वाली अगर कोई सॉइल हुई तो लोमी सॉइल बोलेंगे, जहाँ पे ये तीनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में। कहीं भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, सैंडी सॉइल। एक ट्रायंगुलर डायग्राम है, हालांकि ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सॉइल के अंदर सैंड भी होती है, सिल्ट, क्ले, ठीक है, कुछ ग्रेवल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ग्रेन, तो इंक्रीजेस साइज, तो आप देखेंगे कि जो मैं साइज बता देता हूँ आपको, कि देखिए अगर 2 मिलीमीटर, 2 mm स्केल वाला जो mm होता है, 2 mm से बड़ी साइज है उस पार्टिकल की, ठीक है, ग्रेवल हो गया वो, ठीक है। 2 mm और 0.1, 2 mm ये पूरी सेंट्स है, तो 2 mm से 0.1 mm तक है, तो ये सैंड हो गई। जितना ज़्यादा मोटी होगी कोर्स सैंड बोली जाएगी, कम तो फाइन सैंड बोली जाएगी। फिर आता है सिल्ट, तो सिल्ट में भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.1 से लेके नियरली 0.002 तक अगर इस mm में है तो सिल्ट हो गई। और भी पतला और भी छोटा पार्टिकल है तो वो हो जाता है क्ले, तो क्ले 0.002 mm से भी छोटा पार्टिकल होगा तो वो क्ले माना जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, ये कुछ क्ले है, इस तरीके से कुछ दिख रहा। तो क्योंकि इंक्रीजिंग साइज में लगाना है तो हमें पता है इन चारों में सबसे बड़ा होता है ग्रेवल साइज में, तो डी इधर आना चाहिए, डी यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है, तो ये और 2 कट गया, आपका एलिमिनेट हो गया। और सबसे छोटा इनमें से कौन है? क्ले है, तो ए इधर आना चाहिए, तो ए यहीं पे आ रहा है, तो दिस वुड बी द आंसर, बाकी सब एलिमिनेट हो गया। तो द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा पंजाब में जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है उसका मेजर रीजन क्या है वो बताना है। सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, तो सॉइल का सलाइन हो जाना या वाटर का लॉगिंग होना, मतलब वाटर वहीं पे जमा हो जाना, नीचे पर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, तो देखो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा वैसे भी फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द मेजर रीजन, ठीक है। तो ये तो वहीं से रेवाइन इरोजन भी नहीं है, क्योंकि रेवाइन इरोजन मोस्टली चंबल रीजन के आसपास है। आप रेवाइन बीहड़, चंबल वाले बीहड़, तो जब बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है, गली इरोजन तक बात चली जाती है, ठीक है, तो फिर रेवाइंस कहते हैं वो, खासकर चंबल रीजन में आपको रेवाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं है पंजाब हरियाणा में। ओवर ग्रेजिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे होगी? ओवर ग्रेजिंग वहाँ पे होगी जहाँ पास्चर लैंड्स होंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बन्नी ग्रासलैंड, ओवर ग्रेजिंग का इशू है बन्नी ग्रासलैंड जैसे एरियाज में, ठीक है, जो कि कच्छ में है, गुजरात, ठीक है, तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग का इशू। पंजाब में कोई ओवर ग्रेजिंग का इशू नहीं है। पंजाब में जो पंजाब या हरियाणा, या मैं कहूँ कि जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले जो एरियाज है, उनमें जो पूरा जो इशू है वो है सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग का ज़्यादा, बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन कैनाल से, अंडरग्राउंड वाटर से, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसकी वजह से सॉइल काफ़ी फ्रेजाइल हो गई है ना, सैलिनिटी बढ़ गई है, एंड वो अल्टीमेटली सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन हो रहा है वहाँ पे। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1989 में पूछा गया, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है? रिमूविंग डेड अर्थवॉर्म, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म ऐड करने से कुछ तो सॉइल को फायदा होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, ये आपने बेसिकली कई बार पढ़ा होगा 8, 9, 10 में भी, फिर भी हम देख लेंगे आगे कैसे। तो अर्थवॉर्म, डेड अर्थवॉर्म को रिमूव करना, डेड अर्थवॉर्म को ऐड करना, लिविंग अर्थवॉर्म को ऐड करना, और रिमूविंग लिविंग को एलिमिनेट कर देना, एंड एडिंग डेड, ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अर्थवॉर्म करते क्या है। तो अर्थवॉर्म को केचुआ कहते हैं, और केचुए अगर सॉइल में है आपके, तो केचुए एक तरह से क्या होते हैं, नेचर के खुद प्लोमैन होते हैं, एक तरह से ये खुद सॉइल के अंदर घूमते रहते हैं और एक तरह से हल की तरह काम करते हैं, छोटे छोटे हल की तरह। तो ओवरऑल अभी हमने देखा था कि प्लो क्यों करता है फार्मर एक क्वेश्चन के अंदर, सॉइल एरिएशन बढ़ाता है, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल के अंदर उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा नाम, जो कि अर्थवॉर्म के उससे क्रिएट होता है। न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग करता है, जो भी न्यूट्रेंट्स रहते हैं वहाँ पे तो उनको वो खाता है, और फिर उनसे जो फीकल मैटर या फिर एक्सक्रीटा निकलता है जिसको वॉर्म कास्टिंग कहते हैं, जो कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर में रिच होते हैं।
फिर दूसरा मॉइस्चर रिटेंशन, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं केमिकल्स वगैरह, उनको भी ये कंज्यूम करके टॉक्सिसिटी भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ाता है सॉइल के अंदर, जैसे बेनिफिशियल फंजाई और बैक्टीरिया ज़्यादा हो पाते हैं सॉइल के अंदर। तो ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब ये डेड हो तो ज़्यादा फायदेमंद है या लिविंग हो? ये लिविंग होना चाहिए, तभी तो फायदेमंद होगा। तो पहली चीज़ लॉजिक तो यही बोलते हैं, लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आप इन चारों में रिमूविंग डेड, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। एडिंग डेड, इससे भी कुछ नहीं होगा। एडिंग लिविंग अर्थवर्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे होगा जो भी फायदे हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी सॉइल की। लिविंग को रिमूव कर देना और ऐड करना डेड को, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। तो सी वुड बी द राइट आंसर। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ ऑल्सो टेल अस कि और भी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। थैंक यू।